में आपका स्वागत है। हम अभी डी रघुनंदन ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क के अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में। रघु, उत्तराखंड में जो अभी बाढ़ आई है, जो फ्लैश फ्लड्स जो कहा जा रहा है आई है, जिसके वजह से इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग मरे हैं, बेघर हुए हैं, उस पर राहत का कार्य पे बहुत बड़ा सवाल ये था कि जब तक तीर्थ यात्री थे वहाँ पर तो राहत की बहुत जोर शोर से काम चल रहा था, पर इसके बाद वहाँ की जनता के लिए राहत बहुत कम हो गया था। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, और अभी भी मौजूदा हाल में भी स्थिति तकरीबन वही है, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो जैसे साफ आया है हम सबके सामने, और जो स्थानीय लोग जानते भी हैं कि उत्तराखंड की राज्य सरकार और उसके जिला स्तर पे जो अधिकारी हैं, बहुत ही उनकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठा है। Questions have been raised about the performance of the district administration and of the state government. ये बड़ा साफ है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। इसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि बाढ़ पीड़ित लोगों में से जो शासन के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। एंड दिस वी नो फ्रॉम मोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स दैट इवन द if not first responders, second and third responders are also disaster affected people. तो शासन का भी ऊपर भी असर पड़ा है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कें तबाह हुई हैं पूरे इलाके में। जब सड़कें नहीं हैं तो आप राहत का सामान कैसे पहुंच पाएंगे? गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। अब हेलीकॉप्टर जो आर्मी लेके जो पिलग्रिम्स थे उनको तो निकाल के वो ले गए जो यात्री थे। अब हर चीज़ के लिए अब हेलीकॉप्टर तो अवेलेबल नहीं है, शासन के पास उतने हेलीकॉप्टर भी नहीं है, और अभी भी बारिश चल रही है, तो सड़कों के तबाही के वजह से भी एक नुकसान हुआ है। बट सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि राज्य सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो क्या इसका वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री जाते हैं, ख़ास तौर से एक इलाके में जाते, गंगोत्री चार धाम यात्रा में, जो पहले बहुत कम लोग जा पाते थे? क्या ये हमें इसको भी रेगुलेट करना चाहिए कि कितने संख्या में कितने लोग जाएं, या उसके लिए व्यवस्था जो बनानी चाहिए वो व्यवस्था नहीं बनी, यह मुख्य कारण था? मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो एक से अलग करके हम दूसरे को नहीं देख सकते। एक तो है कि सड़कें बहुत बनी हैं, और सड़कें जो बनी हैं उनको बनाने का तरीका बहुत गलत रहा है। पहाड़ काटे हैं उसके लिए। जब पहाड़ काटते हैं सड़क बनाने के लिए तो कुछ देर लगता है उस पहाड़ को स्थिर होने में। इट टेक्स टाइम फॉर द हिल स्लोप्स टू रीगेन स्टेबिलिटी। ख़ास करके जो हिमालय और शिवालिक के पहाड़ हैं वो हम सबको पता है कि वो काफ़ी अस्थिर पहाड़ियाँ हैं। They are young mountains, they are unstable. So when you cut them and you break them, there are loose bits hanging around. Now what normally used to happen in the old days, पुराने ज़माने में क्या होता, पुराने ज़माने में मतलब 20-30 साल पहले भी जब सड़कें बनती थी तो सड़कें काटने के बाद उसको 1-2 साल वैसे ही छोड़ दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे जो लूज़ बिट्स हैं, पत्थर के टुकड़े लटक रहे हैं, वो धीरे धीरे से गिर जाएं और एक बार स्थिरता के स्तर पे पहुंच जाए, तब सड़कों को चालू कंडीशन में लाते थे। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है उतना रुकने के लिए, तो लोग आधी कच्ची जब सड़क बन जाता है तब उसको यातायात के लिए खोल देते हैं, जिससे कि ख़तरा ज़्यादा पैदा होता है। इसके साथ जुड़ी हुई ये चीज़ है, जो मलबा सड़क के बनाने में जो जनरेट होता है, कायदे से उसको सड़क बनाने ही काम में लाना जाना चाहिए। जितना मलबा है उसी को वो डाल के वो सड़क उसके ऊपर से बनाया जाता है। पर आम तौर से जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और अफसोस की बात यह है कि सरकारी जो एजेंसीज़ हैं, PWD है, वो भी जितना मलबा है उसको उठा के नदी में फेंक देती है। तो इसके वजह से नदी का जो लेवल है वो नीचे से ऊपर होता रहता है, तो थोड़ा बहुत भी अगर पानी आ जाए तो बाढ़ की स्थिति वहाँ पे पैदा। और दूसरी बात, मलबा पानी के साथ चलता है और फिर पानी के साथ चलता है, डैमेज ज़्यादा होता है। तीसरी बात इसके साथ है कि आपने सड़कें भी बना दी, तीर्थयात्री
सबको आपने इनकरेज कर लिया कि भाई अब सड़कें बन गई है, अब आओ, अब तीर्थ यात्री आएंगे तो जो शहर हैं वो बड़े होने लग गए, वहाँ पे होटल आने लग गए, और ये बिल्कुल कहना चाहिए कंप्लीटली अनरेगुलेटेड, कोई कंट्रोल नहीं, उसमें जो शहरें बनी हैं वो ऐसे ही बने हैं, कोई उसमें नियम कानून नहीं था, किसने किसको परमिशन दिया मकान बनाने के लिए, उसमें 5 मंजिली 6 मंजिली होटल बनाई, अब किसने ये परमिशन दिया, किस प्रकार का फाउंडेशन है, वो कहाँ बन रहा है, सीधे नदी के ऊपर वो बनाया गया है बिल्कुल, तो जाहिर है कि जब पानी आएगा बाढ़ में तो वो बहती हुई गंगा में जिसे कहते हैं वो बिल्डिंग को भी साथ में ले जाएगा, और वही हुआ है यहाँ पे। ऑल द न्यू कंस्ट्रक्शंस हैव कम अप ऑन द रिवर एंड यू कैन सी दिस इन श्रीनगर, यू कैन सी दिस इन देवप्रयाग, और कई जो शहर हैं वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वो बिल्कुल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। जबकि एक टाइम पे ये भी सोचा गया था, जैसे कोस्टल एरियाज़ में, समुद्र के साथ एरियाज़ में देयर इज़ अ कोस्टल जोन रेगुलेशन, ऐसे एक रिवर जोन रेगुलेशन के बारे में सोचा गया था कि आपको कम से कम 200 मीटर की दूरी नदी से छोड़ के उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। वो कभी लागू नहीं हुआ, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो एक होड़ सी मची हुई थी उत्तराखंड में कि यातायात को बढ़ाओ, एंड दिस वाज सीन एज ए पेनेसिया फॉर डेवलपमेंट, कि यात्री आएंगे उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, उसमें होटल का काम बढ़ेगा, उसमें टैक्सी वालों को नौकरी मिलेगी, इससे इकोनॉमी, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी की कोशिश थी, बट उसके साथ साथ जो कानून होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, छोड़ दिया गया। और आम तौर से हम देखते हैं दिल्ली में भी, अगर आपने इस प्रकार के गैर कानूनी तरीके से शहर को बढ़ाया तो नुकसान होता है, अनप्लान्ड तरीके से आप करोगे। जहाँ पे नाजुक पहाड़ हैं, बाढ़ आने के चांस हैं, वहाँ पे आपने इस प्रकार के अगर अनरेगुलेटेड तरीके से आपने विकास जिसे कहते हैं वो किया, तो ये नुकसान जो आज हम देख रहे हैं वो देखने को मिलता है। एंड बिगेस्ट थिंग आई वुड से इज ऑल दिस हैज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड विदाउट अटेंशन टू व्हाट इज़ कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज हिल्स। किसी भी चीज़ का, किसी भी रहने के स्थान का एक कैपेसिटी होता है, जिससे ज़्यादा तादाद में लोग, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वो सह नहीं पाता, उसको देखे बगैर आपने उसको जोड़ दिया। ऐसा है कि जैसे फाउंडेशन आपने बनाया 2 मंजिली का होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आपने 8 मंजिली मकान बना दी तो वो मकान गिरेगा, और वही चीज़ अब पूरे शहरों में अगर आपने उस लेवल पे कर दिया तो ये हाल देखने को मिल रहा है आज। तो आप कह रहे हो कि जितना टूरिस्ट कितना जा सकता है इन जगहों पे, उसके ऊपर भी कुछ लगाम होनी चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ना हो, और कितनी कैपेसिटी है वो भी देखने की बात है, क्योंकि हर जगह पे कितना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उसकी भी एक लिमिट है। और अगर आपने जो शहर हैं पहाड़ी इलाकों में, नीचे के इलाकों में, उस शहर के साइज़ के ऊपर भी अगर आपने एक पाबंदी लगा दी, कहाँ कितने मकान बन सकते हैं, कितनी ऊंचाई के बन सकते हैं, अगर आपने इन पे कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिकली एक आबादी पे कंट्रोल आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल आता है, और पिलग्रिम्स पे ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल आएगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले जो छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे गांव थे, उसमें भी नुकसान तो काफ़ी होता और अभी हुआ भी है, पर जिस तादाद पे लोग वहाँ पहुँचे और जिस तादाद पे लोग इस वक्त वहाँ रह रहे हैं, जिस तरह की सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, उसका वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात जो अभी काफ़ी चर्चा में है कि जो डैम्स बन रहे हैं, इसके वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो एक बात तो मुझे समझ में नहीं आता है कि डैम्स को हम पहले जानते थे फ्लड कंट्रोल मेजर के रूप में, और यह भी है कि स्टोरेज जहाँ होता है तो वहाँ पर स्टोरेज का मतलब फ्लड वाटर्स को वहाँ रोक देता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि डैम्स के वजह से इतना बड़ा नुकसान, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका शिरकत रहा है? मेरा मानना यह है कि इसमें जो लोग बांध के खिलाफ जो एक अभियान के रूप में इसको चलाया हुआ है अभी, उसके साथ 2 चीज़ें मेरे ख्याल से जुड़ी हुई हैं। एक तो जो लोग बांध के खिलाफ हैं, उन्होंने एक मौका देखा है इसमें कि ये देखिए इतना बड़ा हादसा
हुआ है तो उन्होंने उस हादसे को बांध के साथ जोड़ के बांध के खिलाफ अपनी जो एक मुहिम है उसको और बल देने की कोशिश की है, एंड देयर इज़ सम वैलिड ग्राउंड्स फॉर डूइंग दैट। हालांकि अब टेहरी डैम वालों ने काफ़ी एक अपने आप को तारीफ देते हुए कहा है कि टेहरी बांध ने काफ़ी सारा पानी को रोक के ऋषिकेश और हरिद्वार को बचा लिया, जो मेरे ख्याल से कुछ हद तक सच्चाई कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि 2.5 लाख क्यूसेक के आसपास जब आपने पानी रोका है टेहरी बांध के अंदर, क्योंकि इस बारिश से पहले सबसे सूखे सीज़न होता है साल का, तो बांध का स्टोरेज लेवल बहुत कम था, तो 2.5 लाख क्यूसेक के आसपास आपने जो अंदर आया बाढ़ का पानी वो तो बांध ने रोका। अगर बांध ना होता तो वो सीधे बहते हुए ऋषिकेश की तरफ तो जाता ही जाता। तो वो तो बांध ने काम रोका तो है, पर जो आलोचना करते हैं बांध के बारे में वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि देखिए बांध की जो कैपेसिटी होनी चाहिए पानी को रोकने की वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि आपने बांध के ऊपर जो नदी है, जो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन आपने ख़राब तरीके से किया तो उसका बजरा मलबा सब वो नदी के साथ साथ बह रहा है, तो वो मलबा सब वो बांध के अंदर जाके पड़ा रहता है, तो बांध का स्टोरेज की कैपेसिटी को कम करता रहता है वो। एंड उसके साथ जो टर्बाइन होते हैं जिससे पावर जनरेट होता है उस पर असर पड़ता है उसका। सो दीज आर प्रॉब्लम्स विद द not only with the design of the dam but in the implementation of how the project। एक चीज़ आप देखिए कि पानी का लेवल जितना रोकना चाहिए उतना नहीं रोका तो अलग बात है, पर डैम से नुकसान होना ये जो चर्चा हो रही है इसके वजह तो जो कहा जाता है कि पहले तो बलवा जो आपने जिक्र किया जिसका, दूसरी बात कि डायनामाइट के इस्तेमाल टनलिंग में, तो डायनामाइट के टनलिंग में इस्तेमाल होनी चाहिए क्या? हो रहा है क्या? वो मेन कारण है। आज के दिन में तकरीबन 200 के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में सैंक्शन हुए पड़े हैं, जिसमें से बांध कम है और जो जिससे कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी कोई स्टोरेज नहीं, जहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है, उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 20 मेगावाट 15 मेगावाट इस प्रकार की पावर जनरेशन का खोला हुआ है। उनमें क्योंकि ये सब अब निजी कंपनियों को दिया गया है ठेके पे, तो जब आप सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो निजी कंपनी पे क्या कंट्रोल कर पाएंगे कि वो किस प्रकार से वो पहाड़ को एक टनल बनाना पड़ता है। और लोकल लोग, मजदूर लोग, सबकी शिकायत ये रही है कि यहाँ पे बहुत ब्लास्टिंग होता है कंस्ट्रक्शन के करने के टाइम पे, जिससे कि पहाड़ जो अनस्टेबल है उसमें और अनस्टेबल बढ़ता है, पहाड़ों में क्रैक डेवलप होते हैं, मलबा फिर से वो जनरेट होता है जो बहती हुई नदी के साथ जा रहा है। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट विच आई थिंक हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, जो इसके खिलाफ हैं मेरे ख्याल से वो इस बात को स्पष्टता से नहीं रख रहे सामने कि क्या वो इन प्रोजेक्ट्स के ही खिलाफ हैं या प्रोजेक्ट्स को करने की विधि के खिलाफ है। मेरा मानना यह है कि जैसे हम सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सड़कें ना बनाए जाएं, पर सड़कों को कैसे बनाया जाए वो सवाल है। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी अगर आप करोगे, सवाल ये उठता है कि उसको कैसे बनाया जाए, ब्लास्टिंग ना करें, टनलिंग ठीक तरह से करें, ये एक सवाल है। पर दूसरा सवाल ये भी है कि जब से उदारीकरण का समय शुरू जब हुआ है और पावर जनरेशन को निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है कि आप पावर जनरेट करो, तब से उत्तराखंड में और हिमाचल में होड़ लगी हुई है कंपनियों की पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को, उस पर भी कोई रेगुलेशन नहीं किया गया। तो आज अगर आप अपर गंगा के इस इलाके में जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो हर 2 किलोमीटर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो क्या ये सही है या नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट, नदी के फ्लो पे कितना रोक होता है या नहीं होता है, उसके साथ सिल्ट का मूवमेंट, पानी का मूवमेंट, इसका क्या असर है, इसके बारे में मेरे ख्याल से एक गौर से एक सीरियस इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी
होना ज़रूरी है कि आप कितने इस प्रकार के प्रोजेक्ट करोगे, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और उनको बनाने की विधि पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएं, ये सब आपको करना ज़रूरी है। अदरवाइज वी आर रनिंग द रिस्क of totally unregulated and exploding numbers of projects, everybody going and digging in the mountainside in random ways, and we have no idea of knowing what effects are going to. आपका कहना है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो जगह है वहाँ पर कैसे विकास हो, सिर्फ कितना विकास ही नहीं, कैसे विकास हो, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और यहाँ पर जो हो रहा है ये विकास के नाम पे खुली छूट है कि किसी भी तरह से विकास के नाम पे काम करें, और उसमें ख़ास तौर से जो डायनामाइट की केयरलेस एंड कैरलेस इस्तेमाल है जो कि नहीं होना चाहिए, इस पे एक ख़ास विचार होनी चाहिए। डायनामाइट के ऊपर, मलबा के डिस्पोजल के ऊपर, नॉट केयरिंग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द हिल स्लोप्स। अगर आप किसी भी बिल्डिंग कोड, रोड बिल्डिंग का देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से कोड बने होते हैं कि हिल स्लोप्स को कैसे स्टेबल किया जाए, उस पर कटिंग कैसे किया जाए। अब जाहिर है ये सब अगर करोगे तो सड़क बनाना उत्तराखंड में महंगा पड़ेगा। कोई बात नहीं, पैसा खर्च करो, उसी का नाम विकास है। नहीं तो डिज़ास्टर में आप खर्च होगा पैसा। तो आखिरी सवाल जो है कि ये जितनी बातें आ रही है, क्या जैसे वेस्टर्न घाट में गडगिल कमेटी की रिपोर्ट बनी पर उसके बाद उसको तिलांजलि दे दिया गया, उस तरह से कोई ऐसी रिपोर्ट पहले हुई है उत्तराखंड के इस विकास के बारे में, और इस पे सरकार की क्या रवैया रही है, और अभी इसके बारे कोई पुनर्विचार है क्या इसके? अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं किया गया, और मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि क्या उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार इतनी हिम्मत करेगी कि एक स्वतंत्र रूप से एक एक्सपर्ट कमेटी से इस प्रकार का स्टडी करवाएं। क्योंकि उन्होंने माधव गाडगिल के कमेटी का रिपोर्ट करवाया वेस्टर्न घाट में, उनको पसंद नहीं आया, अब वो पछता रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का रिपोर्ट अब उत्तराखंड में करेंगे, इसका मुझे डाउट है। पर अगर इस प्रकार का रिपोर्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के जो कांड हमने अभी देखे हैं उत्तराखंड में, इनके दोबारा होने के चांस और बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक इसको पूर्ण तरह से सही तरीके से नियमित रूप से हम इसको काम नहीं करेंगे, चाहे वो सड़क बनाने का हो, शहर बसाने का हो या बांध बनाने का हो, तब तक जो है ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ मनुष्य के ऊपर ही इसका असर पड़ेगा, और कोई इसमें रास्ता नहीं है। धन्यवाद रघु, इसके बारे में हमारा चर्चा अभी भी जारी रहेगा। न्यूज़ क्लिक को देखते रहिए, उत्तराखंड की सवाल और विकास के सवाल लेके हम आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।